आपकी खबर में मैं हूं आपके साथ अभिषेक। औद्योगिक नगरी कोरबा में राखड़ की समस्या गंभीर पायदान पर जा पहुंची है। एनटीपीसी का धनरास राखड़ बांध फूट चुका है। सैकड़ों टन राख युक्त पानी किसानों के खेतों तक जा पहुंचा है। यह धूल का गुबार साल दर साल किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। धनरास समेत 6 गांव के करीब 150 से ज्यादा किसानों के खेत बंजर हो रहे हैं। डैम में क्षमता से अधिक राख भरा जा चुका है और अब डैम की रेजिंग बढ़ाकर यानी ऊंचाई बढ़ाकर राख को यहां डंप किया जाता रहा। बता दें, क्षमता से अधिक राख होने के कारण वर्षा के पानी का दबाव तटबंध झेल नहीं सका, जिसके चलते कहा जा रहा है कि डैम फूट गया। हालांकि धनरास राखड़ डैम टूटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी साल 2021 में ऐसी ही घटना हो चुकी है। उस वक्त भी किसानों के खेतों में राख भर गया था, जिसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब सवाल काफी सारे हैं। राखड़ डैम के रखरखाव की जवाबदारी निभाने वालों को हर दिन पेट्रोलिंग कर निगरानी करनी होती है। फिर भला ये घटना आखिर कैसे हुई? क्या समय रहते दरार पड़े स्थान को फूटने से बचाया जा सकता था या यहाँ कोई लापरवाही हुई? 3 साल पहले हुई घटना का अभी तक मुआवजा किसानों तक, पीड़ितों तक नहीं पहुंचा। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। खरीफ सीजन का आगाज हो चुका है। अन्नदाता खेती कार्य में जुट गए हैं, लेकिन कोरबा जिले के धनरास गांव के किसानों की आंखों के सामने उनके खेत बंजर होते जा रहे हैं। जिन खेतों में कभी फसल लहलहाती थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ राखड़ नजर आती है। दरअसल एनटीपीसी के राखड़ बांध से मिलने वाले केमिकल और राख ने उपजाऊ जमीनों में जहर घोल दिया है। बांध से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी और राख खेत में भर जाता है, जिससे साल दर साल मिट्टी के उर्वरक क्षमता में गिरावट आ रही है। और यही कारण है कि किसानों की माली हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। हर साल के अपेक्षा अब हर साल कम हो जाते हमारे खेत में धान काबर के राखड़ है। पाइपलाइन ले आवत है एनटीपीसी वो फट जाते हरदम के रोज के रोज। परेशानी जाते हम लोग, जो चौकीदार है वो भी नहीं देख पाए अच्छा, ना एनटीपीसी के साहब मन ध्यान भी दे। अब हमन खुद निकालत हम तो हर हमार समस्या बढ़ गई है। हर साल रोज के रोज यदि राखड़ पटाई छे। अब देखा था आप मने दिशा पे है राखड़ है ना, राखड़ पटा गए होकर चलते हमार धान एकदम कम आवत है। कहाँ ध्यान दिया थे आके देखा ना भाई, तुमन कहाँ देखे हवा भैया, कहाँ के ध्यान दे दे कब के बोला तुमने पहली के सूखा दिन के, अब तो पानी गिर गए तब तो नहीं निकाले है, हर एक बार भी नहीं निकाले। राखड़ बांध के केमिकल युक्त पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण राखड़ का पानी सीधे खेतों में पहुंचता है। एनटीपीसी के राखड़ बांध से करीब 300 एकड़ से अधिक खेतों को नुकसान हो रहा है। इस राख वर्षा से साग सब्जी फलदार पेड़ खराब हो रहे हैं। हालांकि एनटीपीसी मैनेजमेंट फसल नुकसान का किसानों को मुआवजा तो देता है, लेकिन बहुत कम। किसान कई बार आंदोलन कर चुके हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। राखड़ बांध आने के बाद बहुत सारे जमीन तो राखड़ बांध में चले गए। इसके बाद जो बचा हुआ जमीन है किसानों का, वो सीपेज से, राखड़ बांध की सीपेज से दलदल एवं अनुपजाऊ हो गया है। क्योंकि राखड़ बांध का रसायन युक्त पानी सदैव बहता रहता है, जो खेतों को आकर के दलदल अनुपजाऊ करता है। और जो 1 एकड़ में हम लोग पहले 1 ट्रैक्टर 1 घंटे में जोताई करता था, आज 1 ट्रैक्टर को दिन भर लग जाता है, इतना दलदल हो गया है। उपज भी आधे से कम हो गया है। नहीं, एनटीपीसी किसानों का ख्याल तो करता है, लेकिन उसके लिए हमको जगाना पड़ता है। एनटीपीसी को हर साल जगाना पड़ता है कि भाई इस प्रकार से हमको परेशानियां हैं। इसके बावजूद भी एनटीपीसी प्रशासन जगता नहीं है। अभी 3 साल से हमारा मुआवजा पेंडिंग है, जबकि उन्होंने कहा है कि अप्रैल में हमको किसानों को मुआवजा देना ही है, अप्रैल तक। लेकिन ये 3 साल का अभी हमारा मुआवजा पेंडिंग है। 3 साल 4 साल मुआवजा पेंडिंग हो जाता है। जब किसान आंदोलन में बैठते हैं तब एनटीपीसी प्रशासन हरकत में आती है। जिले के धनरास समेत आधा दर्जन गांव के 150 से अधिक अन्नदाताओं की मेहनत हर साल बेकार हो जाती है।
हालांकि अब देखना होगा कि बिजली उत्पादन में नित नए कीर्तिमान अर्जित करने वाले एनटीपीसी के अधिकारियों को अन्य दाताओं पर तरस आता है या नहीं। कोरबा जिला में अनेकों पावर प्लांट हैं। पावर प्लांट से उत्सर्जित राखड़ यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से बगल में ही भालू सटका है, जहाँ पे हम खड़े हैं भालू सटका है, और भालू सटका में सब स्टेशन यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लांट है, उसके बाद यहाँ पे धान मंडी जो है, धान मंडी में ही राखड़ का डंप किया गया था भारी मात्रा में, और उसके ऊपर मिट्टी भी फिलिंग की गई थी। लेकिन बारिश जो लगातार पिछली रात से जो हो रही है, उस मिट्टी और राखड़ को काटते हुए डिस्ट्रीब्यूशन से राख जो है यहाँ पे प्रवाहित होते आ रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ पे किसान जो है यहाँ अपनी खेत को बचाने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान यहाँ पे मौजूद हैं अपनी खेत को बचाने के लिए, राखड़ को जो पानी के सामने बहाव है उसको रोकने के लिए। राठिया जी, अभी जो राख आते वो कहाँ से आते हैं? मंडी, धान मंडी से। ये लोग कौन पटवारी से, कब के पटवारी से? 1 महीना पहली पटवारी से। अभी जो बारिश हुई से जब अभी आते राखड़ बह के अपन के खेत में, तो ये कर कितना नुकसान हुई और कई कड़ा फसल बर्बाद होते भी? 8-10 एकड़। एवं कितना मोटा परत हुई, अभी दोबारा अपन खेती कर सका था, नहीं कर सका था? नहीं, ये जो राखड़ है यहाँ से जो पावर प्लांट जो यहाँ पे उपस्थित है कोरबा जिला में, वो उन्हीं में से किसी एक का होगा। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार श्रीवास, अदानी। तो एक तरफ थर्मल पावर प्लांट जो बिजली जनरेट करते हैं कोयला से ताकि आपके घर रोशन हो सके, वही थर्मल पावर प्लांट उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। राख का धुआं उनकी पानी, उनकी हवा, उनकी जमीन, उनकी जीवन को तबाह कर रहा है। चंद्रकांत हमारे साथ, चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त कोरबा की ये दास्तान आज की नहीं है और काफ़ी लंबे समय से चले आ रही है। 3 साल पहले भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी, एक बार फिर से उसी तरह के हालात बने हैं। चंद्र कुमार, आपने बखूबी काफ़ी डिटेल में बताया कि वहाँ पर किस तरह के हालात बन रहे हैं। ये जो राखड़ वहाँ से डिस्पोज किया जा रहा है एनटीपीसी से, ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर ये जो तटबंध टूटा है, ये कह सकते हैं कि लापरवाही से, और या फिर जो लगातार चली आ रही सिलसिलेवार डंपिंग है उसके कारण इस तरह के हालात बने? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जानबूझ के तटबंध को उस पर्टिकुलर इलाके से तोड़ा गया था ताकि बांध को ज्यादा नुकसान न हो चुके। इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला एक ऊर्जा धानी की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ तमाम जितने भी पावर प्लांट है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीएसबी हो, चाहे बाल्को हो, चाहे लेंको की बात करें, तभी जो है ऊर्जा उत्पादन करते हैं, कोयले की खपत करते हैं। अगर एनटीपीसी की ही बात करें तो एक दिन में 26,000 टन राखड़ उत्सर्जित करती है, जो क्षमता से अधिक है। जो राखड़ डैम जो उसके यहाँ जो स्थापित है, वो डैम जो है पूरा लबालब हो चुकी है। और डैम की बात करें, जो पिछली रात जो फूटी हुई थी, उसको एक्चुअल में फूटी नहीं थी, उसको फोड़ा गया था। पर्यावरण विभाग का कहना था कि उसको फोड़ा गया था, क्षमता से अधिक उसमें राखड़ का भरा हो गया था, पानी की भरा हो गई थी, जिसके चलते अगर उसको फोड़ा नहीं जाता तो उस कंडीशन में डैम ऑटोमेटिक जब फूटती तो उसमें और ज्यादा तबाही और भयावह मंजर स्थिति देखने के लिए मिलती। इसके लिए क्या उस डैम को फोड़ा गया था। हालांकि इसमें हमने उस्मा घोष जो है एनटीपीसी पीआर, उससे अपने भी बात करना चाहा। उन्होंने साफ तौर पे ये साफ मना कर दिया कि एनटीपीसी का वो डैम नहीं है, वो सीएसबी का राखड़ डैम है। और जो यहाँ पे अभी हम बालू सटका की बात करें तो यहाँ पे जो की स्थिति है, यहाँ अन्नदाताओं की जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। हालांकि सरकार जो है, यहाँ के जो प्रबंधन जो है, एनटीपीसी हो, चाहे बाल्को हो, चाहे सीएसबी हो, भले है बिजली को उत्पादन करके अपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रही है, लेकिन अन्नदाताओं की जीवन जो है यहाँ पे बर्बादी की ओर है। यहाँ पे जिस प्रकार से चंद्र कुमार, आपने जब जिला पंचायत अध्यक्ष से बात की तो वो कह रहे हैं कि एनटीपीसी को थोड़ा जगाना पड़ता है, पर वहाँ वो किसानों का ख्याल रख रही है। किसानों का ख्याल रख रही है से क्या मतलब है, मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि एनटीपीसी का काम तो बिजली जनरेट करना है, वो किसानों की किस तरह से मदद कर रही है? ख्याल रखने का मतलब क्या हुआ? जी, मैं बताना चाहूंगा कि उनका सिर्फ कहना यह था कि किसान जो है उस क्षेत्र में जितने भी प्रभावित हैं, प्रभावितों का ले दे के वहां पे इलाज कराया जाता है। इलाज कराने के बाद क्या है, मेडिकल वैन आती है, सप्ताह में 15 दिन में एक बार आती है, और वो अपना दवा पानी सिर्फ सर्दी खांसी बुखार का जो टेबलेट देती है देकर चले जाते हैं। मुआवजा की अगर बात करें तो 3 साल में 4 साल में एक बार 2 बार आके मुआवजा जो है दे के देती है। एसडीएम की बात करते हैं, एसडीएम लोगों को रोजाना मतलब हर साल उनको प्रकरण बनाकर देना चाहिए कि किसान को कितनी क्षतिपूर्ति हुई है। लेकिन
जो एक बार बनाकर दे देते हैं उसी पे वो जो है मुआवजा उनकी देते रहते हैं। और हालांकि ठीक है, अभी जहाँ ठीक पे है हम चंद्र खड़े कुमार, हैं- आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ किसान नेता सुपर्ण दास कुलदीप जी जुड़े हुए हैं। सुपर्ण दास जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सुपर्ण दास जी, आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी चंद्र कुमार को, जो कोरबा में इस वक्त किसानों की खबर हम तक लेके आ रहे हैं। मेरा यही सवाल है आपसे कि एक तरफ जो सिलसिलेवार तरीके से वहां पर लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि जो थर्मल पावर प्लांट वाले हैं वो ख्याल रखते हैं। क्या स्थिति है वहाँ किसानों की, आम लोगों की भी किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और एनटीपीसी कितनी मदद कर रहा है? देखिए, कोरबा जिला जो है एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है और मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है पूरा कोरबा जिले की, औद्योगिक नगरी होने की वजह से सबसे ज्यादा शोषण अगर हो रहा है तो किसानों का ही हो रहा है। और उस मुद्दे को लेके जितने भी विस्थापन पीड़ित जो परिवार हैं वो आए दिन सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी रोजगार, बसाहट, मुआवजे जैसी समस्याएं अपनी जगह में पड़ी हुई है। इसी एनटीपीसी के जो पीड़ित परिवार हैं वो कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 2 साल से वहां पे धरना में बैठे हुए हैं। उनकी बातों को, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकार हो या एनटीपीसी प्रबंधन हो, कोई भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एनटीपीसी हो चाहे सीएसबी हो, कोई भी जो विद्युत प्लांट है, चाहे वो कोयला खदान के भी प्रबंधन हो, किसानों के साथ में केवल शोषण की राजनीति पे ही काम कर रही है। उनका कोई भला का काम नहीं हो रहा है। क्या इस मामले में जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनका सहयोग लेने की कोशिश की गई? क्योंकि जिस तरह के हालात वहाँ बन रहे हैं कि सालों साल जमीन बंजर होती चली आ रही है, किसानों के लिए अब उन जमीन में कुछ बचा नहीं। देखिए, हमारी ये लगातार मांग रही है कि जो राखड़ डैम है, राखड़ डैम से प्रभावित होने वाले लोग हैं और उनको राहत दिए जाने की जरूरत है। बल्कि जो राखड़ डैम बनाई गई है, आए दिन फूटने की जो घटना हो रही है, वो उसमें हसदेव जैसी नदी जिसमें दर्री डैम है उसमें पानी बहा दिया जा रहा है। आजू बाजू के जो छोटे ही सहायक नदियां हैं उसमें से जो प्रदूषित जो अवशेष है उसको बहा दी जा रही है। लेकिन इस सवाल को लेके जो चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, मैं नहीं समझता कि कभी उन्होंने इस बात को लेके कभी संज्ञान में लिया होगा और इस पर वो गंभीर होंगे। वो कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, सुपर्ण दास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्र कुमार जी हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चंद्र कुमार। जी, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे देख सकते हैं कि किसान किस प्रकार से अपने खेत को बचाने के लिए यहाँ पे रखड़ को हटा रहे हैं। और मतलब मैं किसान से ही बोलूंगा कि दिखाएंगे कि कितने फीट यहाँ पे राखड़ यहाँ पे मौजूद है इनके खेत। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 एकड़ जो फसल है, जमीन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लगभग इसमें अभी भी लगभग ये कह सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट यहाँ पे राखड़ की जो परत है यहाँ पे जमी हुई है। और किसान इसको लिए चिंतित है कि इनकी फसल, अब इनका घर परिवार कैसे चलेगा। चंद्र कुमार, उनसे पूछिए कि अब कब इस जमीन पे खेती कर पाएंगे वो, ये इसको कितना टाइम लगेगा साफ करने में, कब खेती कर पाएंगे इस पे? अब राठिया जी, आप कब तक इसमें, इस खेती में, इस जमीन में कितना फसल उगा पाएंगे? कि क्या इसमें और आगे फसल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। कितना समय लगेगा ये राखड़ साफ करने में? कितना समय लगेगा इसमें? राखड़ को अगर हटाते हैं तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। किसका राखड़ है, क्या हुआ? किसका राखड़ है ये? मंडी से आया है। चंद्र कुमार, मैं चाहूंगा आप उनसे पूछे कि ये जो लागत आई है उनको धान बोने में, वो कितनी आई है? वहां से इसमें जो अभी फसल आप लगाएंगे या लगाए हैं, इसमें कितना खर्च हुआ होगा, कितना लागत आया था? इसमें खाद वाद तो डाले थे, वो भी नुकसान हो गया। लगभग कितना खर्च आ गई सोई? मान ले फसल जो खर्चा कर रहे कितना पैसा? नुकसान तो 40 कट्टी के आसपास निकल गए थे। अब तो कुछ हुआ नहीं। आपका कितना एकड़ जमीन जो है प्रभावित हुई है? मेरा 2 एकड़। 2 एकड़ में कितना फसल उगाते थे, कितना उससे धान मंडी में बेचते थे, कितना मुनाफा होता था? 1 से 1.5 लाख। तो ये जब चंद्र कुमार, इनसे पूछिए, जब एनटीपीसी वाले मुआवजा देते हैं तो क्या जो सिर्फ लागत की राशि है वो देते हैं या उससे भी अतिरिक्त राशि दी जाती है? शासन प्रशासन के तरफ से कोई मुआवजा राशि नहीं, इनको अभी तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है। चलिए, ये एक बड़ी गंभीर विषय है। हमारे साथ बने हुए सुपर्ण दास जी,
सुपंदा जी, हम किसान से बात कर रहे थे और जिस तरह के हालात हमने वहाँ पर देखे, अब उस खेत में मेरे ख्याल से इस पूरे सीज़न में खेती हो नहीं पाएगी। एनटीपीसी की तरफ से मुआवजा देने की बात कही जाती है, दिया भी गया था पिछली बार, कह रहे हैं कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। तो ये मुआवजे की रकम तय किस प्रकार से होती है, क्योंकि एनटीपीसी तो पावर प्लांट चलाती है, ये काम तो शायद स्थानीय प्रशासन का है, वो आके आकलन करती होगी कितने एकड़ की फसल है, कितनी लागत है और कितना नुकसान हुआ है। देखिए, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य देने का एक प्रावधान है, जिसमें पिछले समय तक उसको पैमाना रखा गया था 1 एकड़ में 15 कुंटल धान जी, और इस साल से उसको 21 कुंटल धान पर एकड़ में उसको निर्धारित की गई है। उसके लिहाज से समर्थन मूल्य जो 21,000 मतलब जो दिया जाना चाहिए था, तो उस हिसाब से उसका तय होना चाहिए था। लेकिन मैं देखता हूं कि ये जो भी प्रबंधन है, इस तरीके से जब देना होता है तो उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि जो 15 कुंटल पर एकड़ धान का जो हिसाब समर्थन मूल्य में जो निर्धारित है, वो राशि देख के वो इतनी से निकल लेते हैं। और एनटीपीसी में हर साल दिया जाता है, ये तो जानकारी मुझे नहीं है, बल्कि 3 साल में एक बार देने का मतलब ये योजना पे काम होती है। सुपन जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पर्टिकुलेट मैटर होता है भारतीय कोयले से जो निकलता है, एक पावर प्लांट में प्रति टन 35 से 40% ऐश निकलता है, और इतनी भारी मात्रा में जो ऐश निकलता है, इसके निष्पादन के लिए स्पष्ट कानून बनाए गए हैं और ये 1999 से लागू हैं कि इनका 100% यानी कि 100% निष्पादन होना चाहिए, चाहे सीमेंट बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि प्लांट में, बांध में इतनी बड़ी संख्या में ऐश छोड़ा जा रहा है, और हद ये है कि अब वो खेतों में डाल दिया जा रहा है? ये तो सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन है। आप लोगों ने इसकी शिकायत पर्यावरण विभाग से नहीं की, आयोग से? नहीं, इसके बारे में लगातार क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल में इसकी शिकायत हो रही है, और उसके बाद में जो सड़कों में जो क्या बोलते हैं उसका परिवहन करके किसी जगह डंप करने के भी जो काम होते हैं, जो सफेद ईंटा बनाने के लिए भी करते हैं, लेकिन वो जो राखड़ इतने बड़े पैमाने पे है कि उसके रख रखाव के लिए उनको एसडीएम में ही करना पड़ेगा। और वो इसीलिए जो अभी जो घटना हम देख रहे हैं, मैं जो सुन पा रहा हूँ कि जानबूझ के जो राखा डैम है उसको फोड़ा जा रहा है। एनटीपीसी की एक और राखा डैम डगनिया खार के पास बनी हुई है, वहीं पे सीएसबी का भी राखा डैम है, वहीं पे बालको का भी राखा डैम है, वहां पे भी एक बड़ी समस्या बन के निकल के आ रही है और खेतों को बर्बाद कर रही है। जी, ज़्यादातर पावर प्लांट का ये हाल है। ठीक है सुपंदा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल, बताइए। कोरबा की घटना आपने ज़रूर सुनी होगी, एनटीपीसी पावर प्लांट से जो राखड़ छूटा है और 50 किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, क्या कहेंगे उस पर आप? निश्चित रूप से बहुत दुखदायी घटना है। किसान जो लगातार मेहनत करता है, काफी दिनों तक लगातार अपने खेत में अपना पसीना बहाता है, और उसके बाद उसको इंतजार रहता है कि फसल पकेगा और उसके घर में रोटियां बनेंगी, और ऐसे समय पर किसी संयंत्र की लापरवाही की वजह से, किसी व्यक्ति की गलती का खामियाजा उस किसान और उसके परिवार को अगर भुगतना पड़े तो निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय है। लेकिन जहां तक बात लंबे समय से आपकी पार्टी के नेता इस क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं मनोज जी, और मैं वही आपको बताना जो हालात है, 2 मिनट समय देंगे तो 5 साल लगातार यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है। कोरबा का लगातार शोषण किया गया। कोरबा में एनटीपीसी के अलावा, एनटीपीसी तो एक प्लांट है, सीएससीबी के कई प्लांट्स है, बालको जो कि वेदांता ग्रुप के द्वारा संचालित है, वहां पर भी ऐसी घटना लगातार देखने को मिली है। अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को यहाँ पर जनता ने पुनः मौका दिया है, और हमारे कोरबा से जो विधायक है लखनलाल देवांगन जी, वो श्रम एवं उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने 15 दिनों पहले ही सारे संयंत्रों को और सारे उद्योगों को उन्होंने एक लेटर लिख करके और इस माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो राख का उचित जो रिस्पांस किया जाए, वो डिस्पेंस उनको सही तरीके से किया जाए, रास्ते में उनको जिस तरीके से उनका ट्रांसपोर्टेशन तो इसे क्रॉस चेक नहीं, तो जी इसे क्रॉस चेक कौन करेगा? यही एक बड़ा सवाल है कि इसे क्रॉस चेक कौन करेगा, क्योंकि अगर तय नियमों की अगर बात करें जो कागजों में लिखे हैं, जो 1999 से लागू है, उसके मुताबिक तो आपको 100% जो राख है उसका निष्पादन करना चाहिए। यहाँ तो आप नदी में बहा रहे हैं, यहाँ डैम में डिस्पोज कर रहे हैं, और वो भी तटबंध भी टूट जा रहे हैं। जिन त्रुटियों को लेकर के लखनलाल देवांगन जी जो स्थानीय मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है
और इसको क्रॉस चेक करने का जिम्मेदारी जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर्यावरण विभाग की है, और पर्यावरण विभाग के स्थानीय अधिकारी इस दिशा में आगे कदम उठाएंगे। इस विषय को लेकर के भी एक सारे लोगों को जानकारी निश्चित रूप से प्रेषित की गई होगी, ऐसा मेरा मानना है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस दिशा में बेहतर कदम दिखाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवक और समाज के विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि संयंत्रों के द्वारा, चाहे वो शासकीय हो, चाहे अर्ध शासकीय हो या निजी हो, अगर संयंत्रों के द्वारा इस दिशा में कोई भी लापरवाही दिखती है तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम सभी को करना चाहिए। ठीक है, गेंदलाल जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गेंदलाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी गेंदलाल जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को भी, उनसे पहले हमारे सहयोगी चंद्र कुमार भी बता रहे थे कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं किसानों के कोरबा में। मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा आपसे कि ये जो एनटीपीसी का ये जो राख निकलता है, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों नहीं है? इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट क्यों है? और क्या यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जितने भी पावर प्लांट है कोरबा में? जी, लेकिन समस्या के मूल में कोई दूसरी ही बात है जी। ये पिछले लगभग 3 दशक से कोरबा में जो पावर प्लांट चल रहे हैं वो एस डाइक के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोरबा जिले में कहीं पर भी उनको जमीन आवंटित नहीं की जा रही है। और इनकी जो एस डाइक हैं उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्शन रोका नहीं जा रहा है, प्रोडक्शन रोका नहीं जा सकता, और इसलिए ये समस्या बढ़ती जा रही है। राख का उपयोग भी शुरू हुआ है, नेशनल हाईवे में इसका उपयोग हो रहा है जी, सीमेंट प्लांट में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन ये जो खपत हो रही है इसकी मात्रा बहुत कम है, जबकि फ्लाई ऐश का यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। क्या कोई लॉजिस्टिकल रीजन भी है इसके पीछे कि इतनी मात्रा में जो ऐश है उसको ले जाने में समस्या आती है, इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि वहीं पास में डंप कर दो या पानी में बहा दो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले सभी को एस डाइक के लिए जमीन मिलती थी, बांध बनाने के लिए जमीन मिलती थी, उस जमीन में इसका संग्रहण किया जाता था और सीमेंट प्लांट्स को पहले जाते थे। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ईंटें बनाई जा रही है, स्टेट हाईवे में और नेशनल हाईवे में भी उपयोग किया जाने लगा है इसका, लेकिन इसकी खपत बराबर नहीं हो रही। जितना उत्पादन हो रहा है राख का उतना ही उपयोग भी कहीं होना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इस वजह से राख की समस्या बनी हुई है। बिजली का उत्पादन आप बंद नहीं कर सकते हैं तो राख को डालेंगे कहां पर? बांध जो है उसकी जितनी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती थी, जितना परमिशन मिल सकता था उनको उतना परमिशन मिल चुका है, वहां तक वो बढ़ा चुके हैं। सर, मैं समय बहुत सीमित है, मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे इस पे पूछना चाहूंगा, इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो पॉसिबल है प्रैक्टिकली? इसका बेहतर सॉल्यूशन तो ये है साहब कि आप टेक्नोलॉजी बदल दीजिए। अब कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाना बंद कीजिए। वैसे भी 2070 तक ये पावर प्लांट लगना बंद हो जाएंगे, कोयले का उपयोग बंद हो जाएगा और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो आप 2070 तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सर, 80% देश की बिजली कोयले के पावर प्लांट से खैर जनरेट हो रही है। खैर, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मसले को, ये जो समस्या है कोरबा के किसानों की, हम उसे स्पष्ट रूप से आपके सामने रख पाए ताकि आप भी शायद समझ पाए कि वहाँ के किसान किन हालातों से जूझ रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि इतनी ज़्यादा मात्रा में ऐश डेवलप हो रहा है कि उसको किस तरह से डिस्पोज करना है उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। बहुत सीमित मात्रा में, चाहे ईंट हो, चाहे सड़कें हों या फिर अन्य चीज़ों में ऐश का इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर तौर पर इसके निष्पादन की एक बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत है, नहीं तो एक समय के बाद कोरबा ऐश से पट जाएगा और वहाँ पे वैसे जो किसान हैं उनकी ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और वहाँ पे जो हसदेव नदी का पानी है वो पीने लायक ही नहीं रह जाएगा। तो ये बेहद चिंता का विषय है। पर्यावरण आयोग क्या कर रहा है ये भी अपने आप में एक सवाल है। खैर, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।